हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमनप्रीत सिंह चड्डा और आप मेरे को देख रहे हैं केजीएस इंजीनियर्स एजे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। आपने देखा होगा कि इस प्लेलिस्ट में हम प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहे हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फोकस करें, क्योंकि ऑलमोस्ट सब एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कई बारी एज इट इज रिपीट होते हैं, नहीं तो उनके मिलते जुलते क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आते हैं। तो जब भी कोई स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें। तो बच्चे, आज के एग्जाम में, आज के इस सेशन में हम राजस्थान में 2016 में जेई डिग्री का जो एग्जाम हुआ था उसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस को सॉल्व जब आप करोगे तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, और ये जो लेवल है ये जेई डिग्री का है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक लेवल अबव देखने को मिलेगा। बट इन क्वेश्चंस को करने के बाद आप जब किसी भी जेई एग्जाम को फोकस करोगे, चाहे वो एसएससी हो, आरआरबी हो या कोई और जेई एग्जाम हो, तो आपको वहां के क्वेश्चंस करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो अब अगले कुछ मिनट अपने डिवोट करिए इस सेशन के लिए, और आपने क्या करना है, कॉपी पेंसिल लेके बैठिए। जब मैं आपको यहाँ क्वेश्चन बता रहा हूं तो जब पॉज कर दीजिए आप वीडियो को और खुद से आंसर मार्क करिए, और फिर देखिए कि आपके कितने आंसर्स ठीक हो रहे हैं। बच्चे, आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो आपको अगर लगता है कि आपने कुछ गेन किया तो साथ ही सिविल इंजीनियर्स के साथ भी शेयर करिए। तो बच्चे, ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है मेरे बारे में, और ऑलमोस्ट 13 साल होने वाले हैं मुझको, दिसंबर 18 को हो जाएंगे। तो आई होप ये सब आपको पता है। और बच्चे, जेई डिग्री 2016 का पेपर है ये राजस्थान का, तो इसके कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। चलिए, तो बच्चे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टैंडर्ड इज रेफर्ड टू डिटरमाइनिंग जोन ऑफ फाइन एग्रीगेट्स। देखिए बच्चे, आप ये बात जानते हो कि जब हम कंक्रीट बनाते हैं, कंक्रीट मिक्स डिजाइन बनाते हैं, तो वहां पे सैंड को 4 जोन में बांटा जाता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये जो जोन कैटेगराइजेशन हुआ है सैंड का, ये किया जाता है IS 383 की मदद से। तो देखिए, कोड्स के क्वेश्चंस आपको अच्छे से करने हैं, कोड्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Which of the following grades of concrete in RCC is recommended for severe exposure condition by Bureau of Indian Standards? देखिए, आप ये जानते हैं कि 5 एक्सपोजर कंडीशंस होती हैं, माइल्ड, या बोल सकते हो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर एंड एक्सट्रीम। तो बच्चे, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि सीवियर एक्सपोजर कंडीशन के लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होता है, M30 होता है। तो बच्चे, मेरा सजेशन एक आपको जरूर रहेगा कि जो टेबल 5 है IS 4562,000 का, इसको तो बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, इस पर क्वेश्चन आता ही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल हैज मोर देन 50% शेयर इन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। देखिए, 2 शब्दों का डिफरेंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए, एक है हार्ड और एक है सेटिंग। देखिए, सेटिंग का मतलब होता है लॉस ऑफ प्लास्टिसिटी और हार्डनिंग का मतलब होता है गेन ऑफ स्ट्रेंथ। हमें बात जानते हैं कि C3S और C2S स्ट्रेंथ गेन करने में काम आते हैं, बट अगर आपको रैपिड हार्डनिंग करनी है तो आपको C3S की मात्रा को बढ़ाना होगा, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा को बढ़ाना होगा। अब जैसे हार्डनिंग, सेटिंग, इनके बीच के डिफरेंस को अच्छे से याद रखिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द सिपुलरिटी वियर इज अ व्हाट। देखिए बच्चे, अगर आप इसी प्लेलिस्ट को थोड़ा खंगालेंगे तो आप देखेंगे कि RSM SSB का 2021 का पेपर भी मैंने सॉल्व कराया, उसमें भी सिपुलेटिव ईयर पे क्वेश्चन था। तो देखिए, अगर आप किसी भी एक सर्टेन PSC के जेई का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसका AE के एग्जाम के क्वेश्चंस को जरूर करिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो बच्चे, जो सिपुलेटिव होता है इसकी शेप होती है ट्रेपिजॉइडल, तो आंसर हो गया ऑप्शन P। 1:4 का इसमें रेशियो रखा जाता है साइड स्लोप का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द पावर ट्रांसमिटेड थ्रू द पाइप इज मैक्सिमम व्हेन हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इक्वल्स टू व्हाट। तो बच्चे, इस चीज को भी हम जानते हैं कि जब हेड लॉस टोटल हेड का 1/3 हो जाता है तो ऐसे केस में पावर ट्रांसमिशन मैक्सिमम है। इस केस में एफिशिएंसी क्या होती है, H माइनस H/3 by H means 2/3 means 67%. नेक्स्ट आता है द फ्रिक्शन फैक्टर ऑफ लेमिनार लिक्विड फ्लो इन अ सर्कुलर पाइप इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट।
तो बच्चे जो फ्रिक्शनल फैक्टर होता है आप देखते हो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेनॉल्ड्स नंबर के। 64 अपॉन आर होता है, 16 अपॉन आर होता है, बट जो फ्रिक्शनल फैक्टर है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेनॉल्ड्स नंबर के। तो अभी तक के क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि कोई बहुत मुश्किल या चैलेंजिंग क्वेश्चंस हो, बट अगर आपने रेगुलर पढ़ाई करी है तो आप आराम से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखिए किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। सिर्फ एक पेपर को सॉल्व करने से रैंक नहीं आएगी, कई सारे आपको क्वेश्चंस और पेपर्स को सॉल्व करना है। द एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट? बच्चे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर हो गया, ये प्रेशर हो गया, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। कोई भी प्रेशर जो एब्सोल्यूट जीरो से नापा जाता है उसको एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं। तो जैसे ये इसके ऊपर ये गेज प्रेशर हो गया और ये नीचे ये वैक्यूम प्रेशर हो गया। तो बच्चे एटमॉस्फेरिक में जब आप गेज को जोड़ रहे हैं तो आपको एब्सोल्यूट प्रेशर मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक टॉपिक, एक जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है, टाउ और डी यू डी वाई के बीच में जो रिलेशन है उसको अच्छे से पढ़िए, बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज कॉल्ड व्हाट? देखिए जो जब आप एक बॉडी को पानी में डुबवाते हो तो वो वॉल्यूम को डिस्पर्स करता है, तो ये जो वॉल्यूम डिस्पर्स होती है, डिस्प्लेस होती है, दिस इज नोन एज सेंटर ऑफ बायंसी। सेंटर ऑफ बायंसी बोलते हैं। मेटा सेंटर वो पॉइंट होता है जिसके अबाउट एक फ्लोटिंग बॉडी ऑसिलेट करती है। सेंटर ऑफ प्रेशर पे एंटायर फोर्स इज सपोज टू बी एक्सर्टेड। तो बच्चे आंसर हो गया सेंटर ऑफ बायंसी। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी पोटेंशियल ऑफ अ फंक्शन? तो देखिए बच्चे हम क्या होगा, हम यहाँ पर वेलोसिटी पोटेंशियल ऑफ अ फंक्शन की बात कर रहे हैं। देखिए हम ये बात जानते हैं कि जो du बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी वाई इक्वल्स टू जीरो जिसमें आएगा वो आंसर होना चाहिए। अब हम ये बात जानते हैं कि जो फाई होता है ये डी यू बाई डी एक्स, ठीक है, उसके इक्वल आता है। अब आपके सामने जिन दो चीजों को ऐड करना है और आंसर जीरो आना चाहिए, तो इट हैज टू बी अ नेगेटिव साइन। तो बच्चे ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब आप ये बात जानते हैं कि डेल टू फाई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू फाई बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो आना चाहिए। तो बच्चे इसका डबल डिफरेंशियल करिए, 2x का 2, ये 2 हो गया, ये -2 हो गया, तो वैल्यू 0 आ गई। तो आंसर हैज टू बी ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द सर्वे इन विच द अर्थ कर्वेचर इज ऑल्सो कंसिडर्ड। तो बच्चे वो सर्वे जिसमें आप अर्थ की जो शेप है उसको कंसिडर करते हो, दिस इज नोन एज जियोडेटिक सर्वे। तो आप ये बात देख पा रहे हो कि 2016 का एग्जाम पेपर है ये, बट इसके जो क्वेश्चंस हैं वो किए जा सकते हैं। ठीक है, और ये अभी हम कुछ सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स भी देखोगे, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इरिगेशन इंजीनियरिंग, तो उनके क्वेश्चंस भी अपने आप में कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आपने रेगुलर पढ़ाई करी है तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, गिवन दैट फॉर अ सॉइल डिपॉजिट के नॉट के ए के पी एंड म्यू आर गिवन, द वैल्यू ऑफ 1 माइनस म्यू अपॉन म्यू इज व्हाट? बच्चे अर्थ प्रेशर एट रेस्ट क्या होता है? म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू। ये क्या बोल रहे हैं? 1 माइनस म्यू अपॉन म्यू, बताइए। तो ये वैल्यू हो गई 1 अपॉन के नॉट। अगर हम के ए की बात करें तो ये 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव होता है, और अगर हम के पी की बात करें तो ये 1 प्लस साइन फाइव अपॉन 1 माइनस साइन फाइव होता है। तो बच्चे के नॉट के ए से बड़ा है बट के पी से छोटा है। चलिए, ग्रॉस बियरिंग कैपेसिटी 2 मीटर वाइड स्ट्रिप की 1.5 मीटर इज 450 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको यूनिट वेट दे रखा है, नेट बियरिंग कैपेसिटी पूछा है। तो नेट अल्टीमेट होता है अल्टीमेट माइनस क्यू। अल्टीमेट कितना दे रखा है? 450 क्यू होता है गामा टाइम डी एफ 450 माइनस, बचे गामा मतलब कितना दे रखा है आपको 20, और डेप्थ ऑफ फाउंडेशन आपको दे रखी है 1.5।
तो 450 माइनस 30 420 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी 420। ठीक है, अब देखिए जितनी भी बियरिंग कैपेसिटीज हैं उन सबके फॉर्मूले याद रखिए। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, नेट सेफ नेट अल्टीमेट अपॉन एफ होता है, एक होता है सेफ, ये नेट सेफ प्लस क्यू होता है। ठीक है, इन सबके फॉर्मूले अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द साइज ऑफ द स्क्वायर बियरिंग प्लेट इन द प्लेट लोड टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल शुड बी व्हाट। देखिए बच्चे, बियरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए प्लेट लोड टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं और प्लेट लोड टेस्ट की ही मदद से आप सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन भी निकालते हो। तो इसमें क्या होता है, फाउंडेशन जिस लेवल पर आप लेके जाते हो उसी लेवल पर एक प्लेट रखी जाती है स्क्वायर या सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की, और बच्चे इसका साइज 300 mm से 750 mm तक होता है। ठीक है, तो प्लेट लोड टेस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी मदद से आप बियरिंग कैपेसिटी और सेटलमेंट निकालते हो। अब बियरिंग कैपेसिटी और सेटलमेंट के फॉर्मूले हैं कोहेसिव और नॉन कोहेसिव सॉइल्स के लिए, जरूर अच्छे से पढ़िए। द वाटर यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ व्हाट। देखिए बच्चे, हम ये बात जानते हैं कि सबसे पहले आता है ग्रेविटेशनल वाटर। देखिए, ग्रेविटेशनल वाटर अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है तो रुकता नहीं है, बह जाता है। तो जो ग्रेविटेशनल वाटर है ये ड्रेन हो जाता है, ड्रेन्ड हो जाता है, ये किसी काम आ ही नहीं पाता। इससे पहले कि आप इस वाटर को यूज कर पाओ ये बह जाता है, तो प्लांट्स इसको यूज ही नहीं कर पाते। इसके नीचे होता है कैपिलरी वाटर। देखिए बच्चे, कैपिलरी वाटर वो वाटर है जो अगेंस्ट द एक्शन ऑफ ग्रेविटी राइज कर जाता है। कैपिलरी वाटर बहुत स्ट्रांगली हेल्ड नहीं होता है सॉइल में और रूट्स इस पानी को खींच के अपनी ग्रोथ में इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले आंसर इज कैपिलरी वाटर। इसके नीचे होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर इलेक्ट्रोकेमिकल फोर्सेस की वजह से सॉइल के साथ जुड़ा होता है और बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है, और प्लांट्स की रूट्स इस पानी को खींच नहीं पाते हैं जो कि बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड है। तो प्लांट्स जिस पानी को यूज करती हैं अपनी ग्रोथ में उसको बोलते हैं हम कैपिलरी वाटर। The plastic limit, liquid limit of a soil are given, percentage of action given is this, the activity of the soil sample is what। देखिए बच्चे, एक्टिविटी होता है IP अपॉन परसेंट फाइनर देन 2 माइक्रोन, तो ये हो गया 70 माइनस 35 और परसेंट फाइनर देन 2 माइक्रोन इज 25, सो दिस इज 35 बाई 25, 7 बाई 5, 1.4। अब देखिए यहाँ पर एक्टिविटी का एक टेबल भी होता है। अगर एक्टिविटी 0.75 से कम है, 0.75 से 1.25 तक है या 1.25 से ज्यादा है, तो बच्चे ये हो जाएगा कैलोनाइट मिनरल की प्रेजेंस, जिसको चाइना क्ले बोलते हैं, ये मोंटमोरिलोनाइट और ये इलाइट। ठीक है, ये इनएक्टिव क्ले है, ज्यादा वॉल्यूमेट्रिक चेंज नहीं दिखाएगी, ये एक्टिव है, बहुत चेंज दिखाएगा, इलाइट मीडियम एक्टिव होता है। तो इसको जरूर अच्छे से देखिए, इन पर रेगुलरली क्वेश्चंस आते हैं। आप किसी और स्टेट का भी एग्जाम देखोगे, क्वेश्चंस देखोगे, तो मोस्टली आपको ऐसे ही क्वेश्चंस दिखेंगे। The hydraulic head that would produce a quicksand condition in a sand stratum of thickness this, specific gravity this, and void ratio this is what। देखिए बच्चे, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू होती है G-1 अपॉन 1 प्लस ई। तो बच्चे G दे रखा है 2.65 माइनस 1 और 1 प्लस 0.65, तो ये हो गया 1.65 डिवाइडेड बाई 1.65। अब ये बच्चे किसके इक्वल होना चाहिए, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ के। लेंथ कितनी दे रखी है 1.8, तो h की वैल्यू l के इक्वल आनी चाहिए और 1.8 मीटर के इक्वल आनी चाहिए। ये भी याद रखिए कि ICR G-1 1 - n होता है।
For conducting a standard Proctor compaction test, the weight of the hammer, the fall of hammer, the number of blows is what? देखिए बच्चे, हम लेबोरेटरी में कॉम्पेक्शन कर्व ड्रॉ करते हैं। कॉम्पेक्शन कर्व क्या होता है? ड्राई यूनिट वेट और वाटर कंटेंट के बीच में एक ग्राफ है जहां से हम OMC ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पता करते हैं। तो बच्चे स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट की बात ये कर रहे हैं। वैसे अगर हम स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट की बात करें तो बच्चे उसमें जो हैमर का वेट होता है वो 2.6 हम नहीं रखते हैं, ठीक है, क्योंकि जो 2.6 है वो इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पेक्शन टेस्ट में होता है, ठीक है, जो एक्चुअल डेटा है। तो वैसे इन्हें यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पेक्शन टेस्ट की बात करनी चाहिए थी। तो आंसर वैसे गिवन डेटा के बेसिस पे ऑप्शन सी है, क्योंकि स्टैंडर्ड प्रॉक्टर में 310 mm हाइट ऑफ फॉल नहीं होता है, वो 12 इंच होता है, जो इससे वैल्यू 308 के आसपास निकल कर आती है, ठीक है। तो वैसे ये क्या है? ये इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पेक्शन टेस्ट है। अब क्या होता है, जो इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पेक्शन टेस्ट है वो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट का भारतीय रूप है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि गिवन ऑप्शंस के बेसिस पे आंसर ऑप्शन सी हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। शीप फुट रोलर्स किस लिए या किस टाइप की सॉइल के लिए यूज होते हैं? देखिए बच्चे, शीप फुट रोलर्स या टाइप ऑफ रोलर्स जरूर पढ़िए, कौन सा किसके लिए यूज होता है। तो शीप फुट रोलर्स कोहेसिव सॉइल के लिए यूज होते हैं, ठीक है। ग्रैन्युलर सॉइल्स के लिए हम वाइब्रेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। Which of the following is not a mechanical property of bricks? देखिए सबसे पहले तो मैकेनिकल का मतलब पता होना चाहिए। देखिए एक प्रॉपर्टी होती है फिजिकल और एक होती है मैकेनिकल। देखिए फिजिकल वो है जिसको पता करने के लिए आपको फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर आप एक बॉडी का कलर बोल रहे हो कि ये रेड कलर है, तो आपको देखने से ही पता चल जाएगा, फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। या एक बॉडी की शेप आपने बोला रेक्टेंगल है, देखने से पता चल रहा है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज वो फोर्सेज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो फोर्स लगाने के बाद पता चलती है। अगर मैं आपसे बोलूं ये मटेरियल स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, तो आप सिर्फ देख के नहीं बता सकते, आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। तो कोई भी प्रॉपर्टी जिसका एग्जिस्टेंस है, जिसके बारे में पता चलता है फोर्स लगाने के बाद, उसको मैकेनिकल बोलते हैं। और जो बिना फोर्स लगाए पता चल जाए उसको फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब इन्होंने बोला इनमें से कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टी नहीं है, तो टेक्सचर नहीं है, क्योंकि टेक्सचर के लिए यू डू नॉट नीड टू अप्लाई द फोर्स। जो टेक्सचर है जिसमें शेप आ जाता है, साइज आ जाता है, कलर आ जाता है, इन सब में आपको फोर्स लगाने की जरूरत नहीं। अब जैसे फायर रेजिस्टेंस है, सिर्फ देख के थोड़ा ही पता चल जाएगा कि बॉडी फायर पकड़ेगी या नहीं, कुछ करना पड़ेगा। तो ये मैकेनिकल अपॉन थीटा, तो थीटा नीचे ले आइए, तो ये हो जाएगा GIP अपॉन L। बस ये IP को यहाँ पर J बोल रहे हैं, तो GJ बाई L। तो जो स्टिफनेस का फॉर्मूला हो जाएगा, दिस इज GJ बाई L। चलिए, यूलर्स क्रिटिकल बकलिंग लोड फॉर अ कॉलम फिक्स्ड एट वन एंड एंड फ्री एट द अदर। देखिए बच्चे, एक एंड पर फिक्स्ड है और दूसरे पर फ्री है। ऐसे केस में जो इफेक्टिव लेंथ होती है वो एक्चुअल लेंथ के ट्वाइस होती है। अब जो यूलर जी ने क्रिटिकल लोड हमको दिया, उन्होंने फॉर्मूला बोला कि पाई स्क्वायर EI अपॉन LE स्क्वायर होता है। तो पाई स्क्वायर EI, ये L की जगह आ गया 2L, तो 2L स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेक्टेंगुलर ब्लॉक इज सब्जेक्टेड टू अ नॉर्मल स्ट्रेस ऑन टू ऑर्थोगोनल फेसेस 600 MPa and 400 MPa of the same nature. What shall be the maximum shear stress? तो जैसे यहाँ पर ये 600 लग रहा है और ये 400 लग रहा है, तो बच्चे टाउ मैक्स क्या हो जाएगा? 600 माइनस 400 बाई 2, 200 बाई 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 100 MPa। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक के क्वेश्चन सॉल्व करके आपके मन में कॉन्फिडेंस तो जरूर आ रहा होगा कि यस, एग्जाम्स क्लियर किए जा सकते हैं। आपको कंसिस्टेंट रहना है, कंसेप्ट को अच्छे से समझना है।
Radius of gyration of two rectangular column is in the ratio of 3:n. What shall be the ratio of their depth? देखिए बच्चे, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? ये होता है √I/A। अब रेक्टेंगुलर सेक्शन की बात करें तो I हो गया BD³/12, एरिया हो गया BD। तो कितना हो गया? ये B से B कटा और ये वैल्यू हो जाएगी D²/12। तो अगर हम देखें तो जो K है ये प्रोपोर्शनल हो गया √D² के, है ना? तो बच्चे K1/K2 क्या हो जाएगा? √D1² अब ये किस रेशियो में बोल रहे हैं आपसे? और इवन रूट में बोल रहा हूं तो बाहर ही ले जाते हैं ना। तो K1/K2 D1/D2 हो गया। तो बच्चे जो रेशियो आपको रेडियस ऑफ गायरेशन का दे रखा है वही सेम रेशियो किसका होना चाहिए? डेप्थ का। तो क्या आना चाहिए? 3:1। और आंसर शुड बी 3:1। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान लगाइए इस क्वेश्चन पे। A free end of a cantilever beam rotates by 0.001 radian under a point load of 10 kN. Then deflection at the free end due to moment of this is what? देखिए अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बट आसान है। तो आपने क्या करा? फ्री एंड पर कैंटिलीवर बीम इतना रोटेट कर रही है पॉइंट लोड की वजह से। तो बच्चे पॉइंट लोड की वजह से रोटेशन कितना होता है? थीटा कितना होता है? WL²/2EI होता है। तो थीटा कितना दे रखा है आपको? 0.001 × 2 और लोड कितना है? 10 किलो न्यूटन। तो ये L²/EI की वैल्यू आ गई। अब इन्होंने बोला कि डिफ्लेक्शन बताइए कितना होगा जब मोमेंट लग रहा है m। अब बच्चे डिफ्लेक्शन इस केस में कितना होता है? mL²/2EI होता है। अब L²/EI गिवन है, हमने निकाल लिया वैल्यू, और m कितना है? 100। तो 100/2 × 0.001 × 2/10। तो बच्चे 2 से तो ये 2 गया, 1 2 1 2, तो 1/100 किस में आ रहा है आंसर? मीटर में। तो 1000 से ऊपर और नीचे 100 किस में आंसर आएगा? mm में। तो आंसर इज 10 mm। तो ये बच्चे अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा दिमाग वाला क्वेश्चन है। अब आपको इस क्वेश्चन के लिए पता है क्या होना चाहिए? पहले से ये फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो अगर आपको ये फॉर्मूले पहले से पता होंगे तो क्वेश्चन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। अब आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ये फॉर्मूले आपको उतने अच्छे से याद होंगे, और इनके डेरिवेशंस पर भी जरूर ध्यान दीजिए। अच्छा क्वेश्चन था। Prismatic beam of uniform flexural rigidity EI simply supported over a span L. If a moment M is applied at one support, the resulting bending moment strain energy is what? बच्चे जो strain energy होती है ये m²dx/2EI के इक्वल होती है। देखिए स्ट्रेन एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है बेंडिंग में, और अगर एक्सियल लोड लगा रहे हैं तो ये फॉर्मूला है। तो यहां पर बेंडिंग लग रही है, सो दिस शैल बी द ओके। तो बच्चों इसी के साथ हमने कुछ क्वेश्चंस करे जेई 2016 डिग्री पेपर के, और आपने देखा कि क्वेश्चंस कोई ऐसे बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं थे। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, बट उन न्यूमेरिकल्स में हमें कैलकुलेटर तक की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो RSM SSB हो, UP SSSC हो, SSC JEE हो या कोई और एग्जाम हो, आपके सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो डेफिनेटली इम्प्रूव होंगे। तो ऐसी और इम्पॉर्टेंट और बढ़िया इन्फो वीडियोस के लिए आप ज़रूर चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए हमारी यही कोशिश है कि एक प्लेलिस्ट हम बना रहे हैं जहाँ पे अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि सर कोई पर्टिकुलर एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, उसके भी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चे अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन डू टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।